क्लास में हम लोगों ने पाषाण काल से लेकर के महाजनपद काल तक देखा था। फटाफट पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, अपने बिहार के बारे में जान लेते हैं। तो ये क्लास अपना बिहार है, जिसमें जो पहला प्रश्न हम लोगों ने किया था पिछले क्लास में, बिहार में मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मुख्यतः किस जिले से प्राप्त होते हैं। देखिए एक एक पॉइंट को दिमाग में बैठाते रहना है कि मेनली फ्रॉम व्हिच डिस्ट्रिक्ट द एविडेंस ऑफ मेसोलिथिक पीरियड इज फाउंड इन बिहार। मेसोलिथिक का अर्थ होता है, मध्य पाषाण का अर्थ होता है कि जिस युग में सूक्ष्म छोटे छोटे पत्थर के उपकरण प्रयोग किए गए। ऑप्शन है मुंगेर, बेगूसराय, बक्सर, खगड़िया, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर, जैसा कि हम लोगों ने कर लिया है। जो लोग पिछली क्लास नहीं किए हैं तो वो क्या करेंगे कि वो जा करके पिछला वीडियो देख लेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, और दूसरा क्वेश्चन है कि बिहार में नवपाषाणकालीन हड्डी के उपकरणों का ढेर किस स्थान से प्राप्त होते हैं। फ्रॉम बिहार, फ्रॉम वेयर आर द पाइल्स ऑफ न्यूलिथिक बोन्स टूल्स फाउंड इन बिहार। बिहार में कहां से प्राप्त है, बिहार शरीफ, कुम्हरार, बरौनी, चिरांद। तो आंसर विल बी चिरांद। तो चिरांद से प्राप्त होते हैं। तो चिरांद से क्या प्राप्त होता है, तो चिरांद से नवपाषाणकालीन हड्डी के उपकरणों का ढेर प्राप्त होता है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर मैच्ड। तो कौन सा मिला हुआ है, सुमेलित है। पहला है चिरांद सारण, दूसरा है चेचर सीतामढ़ी, सोनपुर वैशाली, मनेर पटना। इनमें से कोई नहीं। कौन कौन सुमेलित है, पहला चिरांद सारण सही है और दूसरा चेचर सीतामढ़ी गलत है। चेचर भी कहाँ है, वैशाली में है, और सोनपुर वैशाली में है। सोनपुर कहाँ है, सोनपुर सारण में है, और मनेर पटना में है, ये याद रखेंगे। तो चिरांद और सोनपुर ये दो कहाँ है, सारण में है, और चेचर जो है वो वैशाली में है। तो यानी कि आपका ये सुमेलित नहीं है और यह भी सुमेलित नहीं है। ए और डी, मनेर पटना ठीक है, चिरांद सारण ठीक है। तो आंसर विल बी इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक सही है। एक से अधिक सही है, कौन कौन सही है, अच्छा चिरांद और, हाँ चिरांद और मनेर सही है। तो ये दोनों सही है, ये दो सही है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, चिरांद में कौन से मृदभांड प्राप्त होते हैं। तो व्हिच, याद रखेंगे, व्हिच पॉटरी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम चिरांद, ब्लैक एंड रेड पॉटरी, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड पॉटरी, गैरिक पॉटरी, पेंटेड ग्रेवेयर। तो काले और लाल मृदभांड यहां से प्राप्त होते हैं। कौन प्राप्त होते हैं, काले और लाल मृदभांड। और ये भी एक पॉइंट मैंने बताया था कि सबसे पुराना जो मृदभांड है, मिट्टी का बर्तन है, काला और लाल मृदभांड ही है, सबसे प्राचीन। अब बाकी उत्तरी काले पॉलिशदार मगध से मिलता है और ये मौर्य काल से मिलता है। गैरिक मृदभांड जो है वो वैदिक काल से मिलता है, ऋग्वैदिक काल से मिलता है। अचित्रित धूसर मृदभांड ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक दोनों काल से मिलता है। क्लियर। अब पांचवा क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में से किस काल के साक्ष्य बिहार से प्राप्त नहीं होते हैं। नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, हड़प्पा काल, वैदिक काल। तो एविडेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज नॉट फाउंड इन बिहार। तो नियोलिथिक पीरियड, कैल्कोलिथिक पीरियड, हड़प्पन पीरियड एंड वैदिक पीरियड। याद रखेंगे हड़प्पा का जो क्षेत्र था, ये मैंने बता दिया था कि हड़प्पा का जो क्षेत्र था वो कहाँ था, यानी कि हाँ हड़प्पा का जो क्षेत्र है वो इधर है, इस एरिया में है, यानी बिहार में हड़प्पा का विस्तार नहीं हुआ था। तो आंसर हो जाएगा हड़प्पा काल। वैदिक काल से, पाषाण काल के बाद सीधे वैदिक काल आ जाता है बिहार में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार की सदानीरा नदी गंडक नदी के तट पर किनके पहुंचने का विवरण मिलता है। यानी बिहार की ऋषि अगस्त, ऋषि विदेह माधव, ऋषि कनाद, ऋषि वशिष्ठ। तो हु हैज रीच्ड द बैंक ऑफ सदानीरा रिवर, गंडक रिवर। गंडक का प्राचीन नाम सदानीरा है। तो सदानीरा के तट पर कौन पहुंचा था, तो ऋषि विदेह माधव पहुंचे थे। कौन पहुंचे थे, ऋषि विदेह माधव पहुंचे थे। यह कथा कहां वर्णित है, शतपथ ब्राह्मण में। याद रखेंगे शतपथ ब्राह्मण में गंडक के लिए सदानीरा शब्द का प्रयोग किया गया। गंडक के लिए सदानीरा शब्द का प्रयोग कहां किया गया है, शतपथ ब्राह्मण में किया गया, शतपथ ब्राह्मण में। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद बिहार में नहीं था। Which of the following महाजनपद was not in बिहार। अंग, मगध, वज्जी एंड मत्स्य। तो अंग, मगध, वज्जी और मत्स्य में कौन नहीं था बिहार में, तो बिहार में याद रखेंगे मत्स्य नहीं था।
मत्स्य कहाँ था? राजस्थान क्षेत्र में था, राजस्थान क्षेत्र में था। तो अंग, मगध और वज्जी ये 3 महाजनपद बिहार में थे, दिमाग में रखना। अंग अभी भागलपुर वाला एरिया, मगध तो हो गया पटना और आसपास का जो एरिया है, और वज्जी हो गया वैशाली वाला जो क्षेत्र हो गया। क्लियर? तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन, वर्तमान मुंगेर भागलपुर जिलों के क्षेत्र में कौन सा महाजनपद विस्तृत था? अभी तुरंत मैंने बता दिया था, ठीक है। तो विच महाजनपद वाज स्प्रेड इन द एरिया ऑफ प्रेजेंट मुंगेर एंड भागलपुर डिस्ट्रिक्ट? तो अंग, मगध, वज्जी, मत्स्य, तो कौन हो जाएगा? अंग हो जाएगा। अंग की राजधानी चंपा थी। चंपा नदी के किनारे चंपा नगरी बसी हुई थी। और चंपा नदी के बारे में याद रखिएगा, चंपा नदी मगध और अंग के बीच की जो सीमा थी। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम लोग। कौटिल्य ने किस गण का उल्लेख राज सपदोपजीवी संघ के रूप में किया है? विदेह, ज्ञात्रिक, शाक्य, लिच्छवी, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। व्हिच गण वाज हैज बीन मेंशन्ड बाय कौटिल्य एज राज सपदोपजीवी संघ? तो राज शब्दोजीवी संघ के रूप में किसका उल्लेख हुआ? विदेह, ज्ञात्रिक, शाक्य, लिच्छवी का उल्लेख किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? लिच्छवी विल बी द आंसर। लिच्छवी का के लिए राज शब्दोपजीवी संघ के रूप में प्रयोग किया गया है। किसने? कौटिल्य ने। कौटिल्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है। क्वेश्चन नंबर 10, वैदिक साहित्य में मगध के लोगों का उल्लेख किस रूप में हुआ है? तो ब्रात्य, हूण, खोखर, मासुक। तो इन व्हाट फॉर्म आर द पीपुल ऑफ मगध मेंशन्ड इन द वैदिक लिटरेचर? वैदिक लिटरेचर में किस रूप में किया गया? तो ब्रात्य के रूप में किया गया। याद रखेंगे, ब्रात्य और कीकट शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में बिहार के लिए किया गया है। ब्रात्य और कीकट शब्द का भी प्रयोग किया गया है। कीकट भी याद रखेंगे, कीकट। इस पे हम लोग आगे करेंगे, आगे भी क्वेश्चन है। चलिए 10 क्वेश्चन तक हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था। हालांकि पिछले क्लास में कुछ और टॉपिक पर हम लोगों ने चर्चा की थी और इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आगे करना है, तो फटाफट इसको देख लेते हैं। यजुर्वेद में सर्वप्रथम विदेह राज्य का उल्लेख मिलता है। तो विदेह राज्य का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो विदेह राज्य का उल्लेख सर्वप्रथम यजुर्वेद में प्राप्त होता है। विदेह मतलब जनक का राज्य। तो विदेह स्टेट वाज मेंशन्ड इन यजुर्वेद। इक्ष्वाकु के पुत्र निमि विदेह ने यहाँ पर राजवंश की शुरुआत की। तो डायनेस्टी वाज स्टार्टेड बाय निमि विदेह। राजा मिथि जनक द्वारा मिथिला की स्थापना की गई थी। मिथिला वाज फाउंडेड बाय मिथि जनक। और 25th किंग वाज शीर्ध्वज जनक 25वां राजा था, जिसकी एडॉप्टेड डॉटर थी सीता। गोद ली हुई पुत्री सीता थी। हु गॉट मैरिड विथ राम, जिसका विवाह राम से हुआ। इन सतपथ ब्राह्मण में विदेह के जनक का उल्लेख सम्राट के रूप में मिलता है कि एज सम्राट जनक ऑफ विदेह वाज एक्सप्लेन्ड इन सतपथ ब्राह्मण। क्लियर? आगे आएगा क्वेश्चन, एकदम दिमाग में रखना है। तो सतपथ ब्राह्मण में विदेह के जनक का उल्लेख किस रूप में प्राप्त होता है? सम्राट के रूप में प्राप्त होता है। ऋग्वेद में बिहार प्रदेश के लिए कीकट और ब्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया। कीकट और ब्रात्य शब्द का प्रयोग मिलता है। तो कीकट और ब्रात्य शब्द का प्रयोग मिलता है किसके लिए? बिहार प्रदेश के लिए। किसके द्वारा? ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसका वाल्मीकि रामायण में मलद और करुणा शब्द का प्रयोग बक्सर क्षेत्र के लिए किया गया तथा वायु पुराण के अनुसार गया में असुरों का राज था। अब इसी से रिलेटेड MCQ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इससे रिलेटेड क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। सर्वप्रथम विदेह राज्य का उल्लेख किस वेद में प्राप्त होता है? इन विच वेद आर द फर्स्ट मेंशन द विदेहा किंगडम इज फाउंड? तो किस में है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। किस में मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है विदेह राज्य का प्रथम उल्लेख। अभी तुरंत हम लोगों ने किया था, फटाफट में गलती कर देते हैं। चलिए यजुर्वेद में विदेह राज्य का उल्लेख किया गया। विदेह जनक का राज्य, विदेह राज्य का उल्लेख कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में। हड़बड़ी में गड़बड़ी मत कीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं हम लोग। विदेह में किसके पुत्र निमि विदेह से राजवंश की शुरुआत मानी जाती है? यानी कि इन विदेह डायनेस्टी बिगिंस विथ हुज सन निमि विदेह? इक्ष्वाकु, भरत, सुदास, बोधिस। तो निमि विदेह किसका पुत्र था? इक्ष्वाकु का पुत्र था। क्लियर? इक्ष्वाकु के पुत्र निमि विदेह से राजवंश की शुरुआत होती है। मिथि
इसके बाद आया मिथि विदेह। मिथि विदेह ने मिथिला की स्थापना की। और तब आता है निमिथि जनक। निमि विदेह ने शुरुआत की राजवंश की, मिथि जनक ने मिथिला की स्थापना की, और शीर्ध्वज जनक जो थे उसकी पुत्री सीता थी। कंफ्यूज मत कीजिएगा। और निमि विदेह किसका पुत्र था? इक्ष्वाकु का पुत्र था। इक्ष्वाकु का पुत्र था। देख रहे हैं फटाफट में कैसे गलती होती है। तो इक्ष्वाकु का पुत्र था कौन? निमि विदेह। निम्नलिखित में से किस, हाँ ये तो इजी है, ये तो आप लोग बता दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस राजा के द्वारा मिथिला की स्थापना की गई? मिथि जनक, शीर्ध्वज जनक, निमि विदेह, विदेह जनक। तो मिथिला वाज फाउंडेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किंग? मिथि जनक, शीर्ध्वज जनक, निमि विदेह और विदेह जनक। तो किसके द्वारा किया गया? मिथि जनक के द्वारा। अब ठीक है, मिथि जनक के द्वारा, लेकिन मिथिला में मतलब विदेह में राजवंश की शुरुआत की गई थी निमि विदेह के द्वारा। निमि विदेह किसके पुत्र थे? इक्ष्वाकु के पुत्र थे। एकदम पॉइंट को दिमाग में बैठा लेना है, और ये रेगुलर बार बार जब हम लोग करते रहेंगे ना तो एकदम याद हो जाएगा। अगला सेक्शन करेंगे तो फिर से रिवाइज कर लेंगे पूरा इतिहास, बिहार का इतिहास। बिहार से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अभी बिहार पर बहुत काम करना है। एग्जाम तक ढेर सारे वीडियोज में बना दूंगा जिसको आप बार बार देखते रहिएगा। एक भी क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड छूटना नहीं चाहिए। विदेह में निमि विदेह के वंश के 25वें राजा सीता के पिता शीर्ध्वज जनक की चर्चा किस ब्राह्मण ग्रंथ में सम्राट के रूप में किया गया है? ऑप्शन है ऐत्रेय ब्राह्मण, तैत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण। इनमें से कोई नहीं। तो इन विदेहा शीर्ध्वज जनक द फादर ऑफ सीता, द 25th किंग ऑफ निमि विदेह डायनेस्टी इज डिस्कस्ड एज अ एम्पेरर इन विच ब्राह्मण टेक्स्ट? किस ब्राह्मण टेक्स्ट में एम्पेरर या कह सकते हैं सम्राट के रूप में, एज अ सम्राट, सम्राट के रूप में, एम्परेटर के रूप में किस में किया गया? किस में किया? क्या? शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण। और शतपथ ब्राह्मण के बारे में ही इसी में पता है। इसी में क्या था? सदानीरा की चर्चा, गंडक नदी की चर्चा सदानीरा के रूप में मिलती है। तो शतपथ ब्राह्मण आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे करते हैं। ऋग्वेद में बिहार प्रदेश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? इन ऋग्वेदा बिहार वाज मेंशन्ड एज। तो इन विच वर्ड इज यूज्ड फॉर स्टेट ऑफ बिहार इन ऋग्वेदा? तो कीकट, ब्रात्य, मगध, बिहार। तो किसके? कीकट और ब्रात्य दो शब्दों का प्रयोग किया गया। तो ऑप्शन एक से अधिक हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्लियर? वैदिक साहित्य में बिहार के लोगों को ब्रात्य कहा गया, और ब्रात्य और कीकट शब्द का प्रयोग किया गया ऋग्वेद में बिहार प्रदेश के लिए। क्लियर? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक हो जाएगा। चलिए, वाल्मीकि रामायण में मलद और करुणा शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए हुआ है? इन फॉर विच रीजन आर द वर्ड मलद एंड करुणा यूज्ड इन वाल्मीकि रामायण? ऑप्शन है बक्सर, मुंगेर, वैशाली, मिथिला। तो क्या हो जाएगा आंसर? बक्सर हो जाएगा। आंसर विल बी बक्सर। बक्सर का उल्लेख किस रूप में हुआ है? मलद और करुणा के रूप में वाल्मीकि रामायण में। रामायण बाद में देखिएगा, रामायण की रचना जो है कई लोगों ने की, लेकिन पहली पुस्तक जो है वाल्मीकि रामायण है। फिर रामचरितमानस लिखा गया था किसके द्वारा? तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। वायु पुराण के अनुसार असुरों का राज कहां था? अकॉर्डिंग टू वायु पुराण, वेयर वाज द रूल ऑफ असुरा? असुर का शासन। तो गया, नालंदा, वैशाली, भागलपुर। आंसर क्या हो जाएगा? गया हो जाएगा। गया में असुरों का राज था। किसके अनुसार? वायु पुराण के अनुसार। वायु पुराण के अनुसार। क्लियर? अब चलिए नेक्स्ट कुछ फैक्ट्स देखते हैं। वज्जी 8 गणराज्यों का संघ था। वज्जी क्या था? अब देखिए जो पॉइंट अभी करेंगे उसको एकदम दिमाग में बैठा दिए। वज्जी 8 गणराज्यों का संघ था। इस 8 गणराज्य में एक ज्ञात्री गणराज्य था जिसके प्रमुख सिद्धार्थ थे, और यहीं महावीर का जन्म हुआ। तो महावीर बोर्न इन द हाउस ऑफ सिद्धार्था, द हेड ऑफ ज्ञात्रिक रिपब्लिक इन कुंडग्राम वैशाली। कुंडग्राम वैशाली में। देखिए बौद्ध धर्म, जैन धर्म हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे, कोई नया पॉइंट नहीं है। यहाँ टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। ये जो आ रहा है इसी में जो पॉइंट नया मिलेगा उसको दिमाग में बैठाते जाना है। तो महावीर की माता, मदर ऑफ महावीर, त्रिशला लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की पुत्री, चेटक की बहन थी। सिस्टर ऑफ चेटक, द हेड ऑफ लिच्छवी रिपब्लिक। महावीर स्वामी ने 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में कैवल्य प्राप्त किया था। कैवल्य दैट मीन डेथ। जैन धर्म में जब मृत्यु होती थी तो मृत्यु को ही कैवल्य की प्राप्ति हो गया। तो 468 बीसी में क्या हुआ? कैवल्य मिला पावापुरी में। किनको? महावीर स्वामी को। और इस शाक्य गणराज्य में कौन थे? सिद्धार्थ का जन्म हुआ।
देखिए वहां पिता सिद्धार्थ हैं, यहाँ पिता शुद्धोधन, पुत्र सिद्धार्थ है, और इसकी राजधानी क्या थी? कपिलवस्तु। लुम्बिनी ग्राम में जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, और गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था बोधगया में, एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इतने पॉइंट्स हैं। इससे रिलेटेड एक दो पॉइंट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। भज्जी के 8 गणराज्यों में से किसमें महावीर स्वामी का जन्म हुआ? तो इन विच ऑफ द 8 रिपब्लिक्स ऑफ भज्जी महावीर स्वामी वॉज बॉर्न? ऑप्शन है शाक्य, ज्ञात्रिक, कौलीय और लिच्छवी। तो क्या आंसर हो जाएगा? ज्ञात्रिक। ज्ञात्रिक में हुआ था महावीर स्वामी का, और शाक्य में हुआ था गौतम बुद्ध का। शाक्य गण में गौतम बुद्ध, ज्ञात्रिक गण में महावीर स्वामी। महावीर स्वामी क्लियर। अब महावीर स्वामी 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा महावीर स्वामी का? तो बर्थ ईयर और कौन सा कैवल्य ईयर है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ईयर ऑफ बर्थ एंड कैवल्य ऑफ महावीर स्वामी? तो इसमें याद रखना, अरे ये तो गड़बड़ हो गया, चलिए ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन एक ही आ गया, तो इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको आप लोग ठीक कर लेंगे। तो यहाँ पर कोई बात नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगर बाय द वे ऐसा ऑप्शन आ गया तो इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंककि जन्म कब हुआ? जन्म हुआ 540 बीसी में, और कैवल्य की प्राप्ति कब हुई? 468 बीसी में, 468 ईसा पूर्व में। क्लियर। वही होता है कि फटाफट में क्वेश्चन मैं तैयार कर रहा हूँ, क्वेश्चन बना रहा हूँ, तो ये अपने से बनाना पड़ रहा है, काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा है। और स्पेशली आप लोग का 67वीं बीपीएससी ना रुके, इसके लिए मैं हर जगह काम कर रहा हूँ। करेंट अफेयर्स भी कल हम लोग करेंगे, आज नहीं कर पा रहा हूँ, आज नहीं करवा पा रहा हूँ, लेकिन कल करेंट अफेयर्स की भी क्लास होगी, और उसमें मैं कोशिश करूँगा मैक्सिमम क्वेश्चंस बनाने का। और ये आप लोगों को लगातार मतलब कि जितने भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ये क्वेश्चन बार बार रिवाइज कीजिए। हो सके तो अपना जाकर के वीडियो बार बार देख लिया कीजिए। अच्छा, इसका जो है वही समर्पण जीएस जो टेलीग्राम चैनल पर मैं इसका ये भी दे दूंगा, पीडीएफ भी दे दूंगा। पीडीएफ कोशिश करता हूं कि ये पे भी मिल जाए, ग्रुप में, ये ऐप पे भी मिल जाए। ऐप जितने लोग, और आप लोगों को ऐप पे भी अवेलेबल करवा देता हूं वीडियो, ताकि जो है सो आप जल्दी से मतलब जो भी रिवीजन पिछला वाला ताकि रिवीजन करवा लें। मैं सर से बात कर लूँगा, चंदन सर से बात कर लूँगा। चलिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न इन कुंडग्राम, लुम्बिनी ग्राम, जिम्बिक ग्राम, बोध गया। तो गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी ग्राम। तो लुम्बिनी ग्राम में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और लुम्बिनी ग्राम कहाँ है? कपिलवस्तु में है। कपिलवस्तु क्लियर। नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु है। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब देखिए, अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स कर लेते हैं आगे। ये था, मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो नया पॉइंट मिलेगा उसी पर हम लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे। जो हिस्ट्री वाले पॉइंट्स हैं उस पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री वाला वीडियो जो है सो आप यूट्यूब चैनल से भी देख सकते हैं, पुराना सारा वीडियो डाला हुआ है। और आप जो है सो जो भी जो ऐप से जुड़े हुए हैं तो ऐप पे भी देख सकते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हर्यक वंश का शासन था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किसका शासन था? हर्यक वंश का शासन था। क्लियर। बिंबिसार शासक था 544 से 492 ईसा पूर्व। कौशल का प्रसेनजीत इसका समकालीन है। इसका समकालीन कौन कौन है? बिंबिसार का समकालीन कौन है? कौशल का प्रसेनजीत, अवंती का चंड प्रद्योत और महात्मा बुद्ध, इनके समकालीन है। बिंबिसार का राजवैद्य कौन था? जीवक था, जिसे अवंती राज प्रद्योत के इलाज हेतु उज्जैन भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? उज्जैन। अवंती की राजधानी उज्जैन थी। इसके बाद बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से विवाह किया। लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री चलना से विवाह किया। और मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह किया। हाँ, वैशाली की नगर वधू आम्रपाली एक वैश्या थी, जो कि नगर, जिसको वैशाली का नगर वधू भी कहते हैं, तो इससे उसके संबंध थे। मतलब इससे वो एक तरह से स्पाई की तरफ जो है सो इससे वर्क लिया जाता, गुप्तचरी कराया जाता था। भारत में बिंबिसार को अस्थायी सेना रखने वाला प्रथम शासक माना जाता है। मगध की राजधानी राजगिरी, मगध की जो पहली राजधानी है कौन थी? राजगिरी। ये 5 राजगिरी का निर्माण महागोविंद नामक वास्तुकार ने किया था। किसने करवाया था? महागोविंद। तो मगध की राजधानी राजगिरी का स्थापत्यकार कौन था? महागोविंद था। महागोविंद। एक पॉइंट यहाँ आया आपके काम का। एक तो वैशाली का नगर वधु किसे कहते हैं? आम्रपाली को कहते हैं। और मगध की पहली राजधानी कौन थी? राजगिरी। राजगिरी का निर्माण
किस वास्तुकार ने करवाया? महागोविंद ने करवाया था, जो संभवतः बिंबिसार के दरबार में रहता था और बिंबिसार की हत्या करके उसका पुत्र अजातशत्रु शासक बना। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ आए जिससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आप लोग करेंगे तो दिमाग में बैठेगा। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मगध में हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का समकालीन कौन नहीं है? तो हु इज नॉट द कंटेम्पररी ऑफ बिंबिसारा, द फाउंडर ऑफ हर्यक डायनेस्टी इन मगध? कौशल नरेश प्रसेनजीत तो था, अवंती नरेश परद्योत था, काशी नरेश अश्वसेन नहीं था और लिच्छवी नरेश चेटक था। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अश्वसेन के पुत्र थे पार्श्वनाथ, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, महावीर स्वामी के गुरु थे, पता है ना, 23वें तीर्थंकर वो काशी नरेश अश्वसेन। एक कई नरेश अश्वपति दूसरा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसे वैशाली की नगर वधु कहा जाता है? हु इज नॉन एज द नगर वधु ऑफ वैशाली? चलना, क्षेमा, महाकौशला, आम्रपाली। तो आंसर विल बी आम्रपाली। आम्रपाली को क्या कहा जाता है? वैशाली का नगर वधु कहा जाता है। वैशाली का नगर वधु किसे कहा जाता है? आम्रपाली को। मगध की राजधानी, पहली राजधानी कौन थी? राजगिरी। राजगिरी के निर्माण किस वास्तुकार ने किया? व्हिच आर्किटेक्ट बिल्ट राजगिरी द कैपिटल ऑफ मगध? ऑप्शन है देव गोविंद, महागोविंद, गोविंद गुप्त, गोविंद सागर। कौन है? महागोविंद। महागोविंद विल बी द आंसर। इसका आंसर हो जाएगा महागोविंद। महागोविंद ने, और ये याद रखेंगे, राजगिरी 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक दुर्भेद्य किला था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 24 पे जाने से पहले थोड़ा सा पॉइंट देख लेते हैं जो इससे रिलेटेड है। अजातशत्रु ने कौशल नरेश प्रसेनजीत को पराजित किया। अच्छा याद रखेंगे, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु शासक बना। इतिहास में खूब पढ़ लिया आपने। बिंबिसार की हत्या करके आफ्टर किलिंग बिंबिसार अजातशत्रु बिकेम द किंग, अजातशत्रु शासक बना। तो इसने क्या किया? तो कौशल नरेश ने काशी दिया था, किसको? दहेज में दिया था बिंबिसार को। तो काशी वापस ले लिया था कौशल नरेश प्रसेनजीत ने। तो अजातशत्रु डिफीटेड कौशल किंग प्रसेनजीत को पराजित किया अजातशत्रु ने और उसकी पुत्री वजीरा से विवाह किया। बिंबिसार ने प्रसेनजीत की बहन से विवाह किया था, इसने उसके पुत्री से विवाह किया। अजातशत्रु को सबसे ज्यादा दिक्कत हुआ वज्जी संघ को पराजित करने में। वज्जी संघ को पराजित करने में अजातशत्रु ने क्या किया? फूट डाला, डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी अपनाया, पहली बात। दूसरी बात, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, बुद्ध से परामर्श लिया, वज्जी संघ में फूट डाला, सुनीद और वर्षाकार 2 मंत्रियों के द्वारा, और उसके नए हथियारों का प्रयोग किया, शिलाकंटक, महाशिलाकंटक और रथ मूसल जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया। अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में इन 483 BC बौद्ध कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड। बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था राजगिरी में। कहां किया गया था? राजगिरी में। पहली बौद्ध संगीति राजगिरी में 483 ईसा पूर्व में। इसके बाद उदयभद्र या उदयन को ही उदयभद्र भी कहा गया, मगध का शासक बना। महावंश के अनुसार, अकॉर्डिंग टू महावंश, दीपवंश और महावंश श्रीलंका की अनुश्रुतियां हैं। श्रीलंका की अनुश्रुतियां बौद्ध अनुश्रुतियां हैं, दीपवंश, महावंश। तो महावंश के अनुसार उसने गंगा और सोन के संगम पर, ऑन द बैंक ऑफ गंगा एंड सोन, ऑन द संगम ऑफ गंगा एंड सोन, कुसुमपुर या पाटलिपुत्र की स्थापना की। किसने किया? उदयन ने किया। किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू महावंश। ये भी याद रखिएगा, एक नया पॉइंट, मतलब ये तो आप लोगों को पता है कि कुसुमपुर नगर की स्थापना किसने की? उदयन ने की, पाटलिपुत्र। लेकिन किस पुस्तक के अनुसार? महावंश के अनुसार। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था, जिसे हराकर काशी का गवर्नर शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की और वैशाली को राजधानी बनाया। तो राजगिरी के बाद कुसुमपुर हुआ, और कुसुमपुर के बाद वैशाली हुआ। कुसुमपुर को ही पाटलिपुत्र बोला जाता है। तो पाटलिपुत्र के बाद वैशाली हुआ। बाद में कालाशोक इसका पुत्र हुआ। तो कालाशोक ने क्या किया? फिर से राजधानी बना दिया, किसको? पाटलिपुत्र को बना दिया। चलिए तो अब कुछ क्वेश्चंस देख लिया जाए इससे रिलेटेड। अजातशत्रु ने वज्जी संघ को पराजित करने के लिए कौन सा कार्य नहीं किया? तो व्हिच वर्क डिड अजातशत्रु नॉट डू टू डिफीट वज्जी संघ? वज्जी संघ को बुद्ध से परामर्श लिया, नए शस्त्रों का प्रयोग किया,
फूट डालने की नीति अपनाई, वैवाहिक संबंध नहीं, तो वज्जी के साथ वैवाहिक संबंध नहीं स्थापित किया, तो आंसर हो जाएगा डी। क्लियर, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा और सोन के संगम पर। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र और कुसुमपुर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय हुम, तो हु फाउंडेड द सिटी ऑफ कुसुमपुर और पाटलिपुत्र एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड सोन रिवर। तो अजाशत्रु, उदयन, उदयन को ही उदयभद्र भी कहते हैं, उदयभद्र भी कहते हैं। शिशुनाग एंड कालाशोक, तो आंसर क्या हो जाएगा? उदयन हो जाएगा। उदयन, उदयन, उदयभद्र, तो ये हो जाएगा गंगा और सोन के संगम पर। कहां से जानकारी मिलती है? महावंश से। एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा, महावंश के अनुसार, अकॉर्डिंग टू महावंश, ऑन द बैंक ऑफ जो कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सोन रिवर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। हाँ, तो इसमें हो जाएगा शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कालाशोक। कालाशोक को ही काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है, काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो ने मगध की राजधानी में अस्थायी रूप से पाटलिपुत्र को बना दिया। पहले राजगिरी, किसके समय में? बिंबिसार के समय में, अजातशत्रु के समय में। उदयन ने क्या बनाया? कुसुमपुर को, कुसुमपुर ही पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आया कौन? शिशुनाग, शिशुनाग ने वैशाली को बनाया। वैशाली के बाद उसके बाद आया कालाशोक, कालाशोक ने किसको बनाया? पाटलिपुत्र को पुनः बनाया। और इसने वैशाली के महत्व को बनाए रखने के लिए वहां द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। उसके शासन काल के 10वें वर्ष में, शासन काल के 10वें वर्ष में, किसके शासन काल के 10वें वर्ष में? कालाशोक के शासन काल के 10वें वर्ष में। क्योंकि ये रटे हुए हैं कि 383 ईसा पूर्व में, पहला 483 ईसा पूर्व में, दूसरा 383 ईसा पूर्व में। लेकिन कालाशोक के शासन के 10वें वर्ष में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। शिशुनाग वंश के बाद मगध में महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की। महापद्मनंद को सर्व छत्रांतक कहते हैं। इसने कलिंग का अभियान किया, जिसके बारे में कहां पता चलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख। और जिन की मूर्ति को उठाकर लाया था, मगध लाया था, हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है। उसके द्वारा कलिंग में एक नहर निर्माण का उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है। हाथी के भी इंस्क्रिप्शन, हाथी के भी इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि एक नहर बनवाया था वहां। देखिए, अशोक से पहले कलिंग को किसने जीता था? महापद्मनंद ने। और कलिंग में जीत करके वहां से जिन की मूर्ति लाया और वहां एक नहर बनवाया था। किसने? महापद्मनंद ने। ये कहां से पता चलता? हाथी गुफा अभिलेख से। वह भारतीय इतिहास में प्रथम शूद्र शासक था। उसने एकराट की उपाधि ली। प्रथम शूद्र शासक जिसने एकराट की उपाधि ली, उपाधि धारण की। और उसके पश्चात नंदवंश कुल 9 शासक हुए, जिससे अंतिम शासक घनानंद था। घनानंद के समय में भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। जिसमें सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, उसमें मगध का शासक कौन था? घनानंद था, घनानंद था। मगध की राजधानी राजगिरी 5 पहाड़ियों से घिरा दुर्भेद्य दुर्ग था। वहीं राजधानी पाटलिपुत्र गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर स्थित एक जल दुर्ग था। तो जल दुर्ग पाटलिपुत्र है, मतलब 2 साइड से तो सोन नदी और गंगा नदी है ही ना, उधर एक साइड गंडक नदी भी है। तो बोला जाता है कि एक जल दुर्ग के तरह है कि पूरब से जो है सो हमला करने से रोकता है गंडक नदी, और इधर जो है सो सोन नदी है, गंगा नदी है। चलिए, जल दुर्ग के तरह कौन है? पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र है। क्लियर। कौन शूद्र शासक था जिसने एकराट की उपाधि ली थी? महापद्मनंद ने, महापद्मनंद ने। नंदवंश में कितने शासक हुए? 9 शासक हुए। कालाशोक ने अपने शासन के किस वर्ष में बौद्ध संगीति करवाया? 10वें वर्ष में, 10वें वर्ष में। तो चलिए, हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार कलिंग में एक नहर का निर्माण किसने करवाया था? तो अकॉर्डिंग टू हाथी केव इंस्क्रिप्शन, हु गॉट अ कैनाल बिल्ट इन कलिंगा। तो कलिंग में एक नहर का निर्माण महापद्मनंद, अशोक, शिशुनाग, कालाशोक। तो आंसर क्या हो जाएगा? महापद्मनंद, महापद्मनंद हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 27, मगध की राजधानी 5 पहाड़ियों से घिरा दुर्भेद्य। कौन सी राजधानी 5 पहाड़ियों से घिरा दुर्भेद्य दुर्ग था? तो याद रखेंगे, व्हिच कैपिटल ऑफ मगध वाज अ फोर्टिफाइड फोर्ट सराउंडेड बाय 5 हिल्स। 5 हिल्स से, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ। वैशाली भी राजधानी बनी थी, पता है ना? वैशाली भी राजधानी बनी थी, पाटलिपुत्र भी राजधानी बनी थी, वैशाली भी राजधानी,
पाटलिपुत्र भी राजधानी, राजगिरी भी, कुसुमपुर और पाटलिपुत्र एक ही है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, राजगिरी। राजगिरी या राजगीर जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्भेद्य दुर्ग था। क्लियर, तो आंसर हो जाएगा क्या, राजगिरी, राजगिरी। चलिए आगे करते हैं। अब इसके बाद शासक कौन बना, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता चाणक्य ने की। चाणक्य के सहायता से घनानंद के अत्याचारी शासन का अंत कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अच्छा, इसी समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही क्या हुआ था, नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य जिस समय शासन प्राप्ति का प्रयास कर रहा था उसी समय सिकंदर भारत आया था। उसी समय सिकंदर भारत आया था और इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, सर्वप्रथम यूनानियों से मुक्त कराया था। किसको, जब सिकंदर चला गया था तो सिकंदर ने भारतीय भूभाग में सेल्यूकस को अपना प्रतिनिधि बनाया। यूनानी लोग रह रहे थे भारतीय भूभाग में, यूनानियों को भारत से भगाया, इसीलिए इसको मुक्तिदाता भी कहा जाता है। किसको मुक्तिदाता कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को मुक्तिदाता कहा जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था। अच्छा, एक पॉइंट यहां मैं बताने जा रहा हूं, याद रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड कई पॉइंट्स हैं जहां पर कि फैक्ट को लेकर के विद्वानों में मतभेद है, तो वहां कंफ्यूजन में मत रहिएगा। दूसरी बात देखिए, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध होने से पहले दरबार में आ गया था। कुछ लोग मानते हैं जब दोनों के बीच युद्ध हुई, संधि हुई, उसके बाद आया था मेगास्थनीज। तो वहां पर थोड़ा कंफ्यूजन है, तो ईस्वी सन को लेकर के टेंशन मत लीजिएगा। काहे कि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 315 ईसा पूर्व में मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, जबकि बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि 305 ईसा पूर्व में दोनों के बीच संधि हुई थी। किसके बीच, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच। बिहार क्षेत्र में, मगध क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। पहले कौन था, हरियक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, के बाद आया मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में 3 ईस्वी सन मैंने इतिहास में आप लोग को बताया था। कब बताया था कि एक तो 345 में उसका जन्म हुआ था, 345 ईसा पूर्व में, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है 323 ईसा पूर्व में उसने शासन प्राप्त किया। 305 ईसा पूर्व में उसका सेल्यूकस के साथ युद्ध और संधि हुई थी और 299 में उसकी मृत्यु हुई थी। इसी में है कि ईस्वी सन को लेकर के टेंशन नहीं लेना है कि एक आध अंतर आता है, कहीं 322 मिलता है, यहाँ 304 मिलता है, यहाँ 298 मिलता है, तो उसको लेकर के कंफ्यूजन में नहीं रहना है। हाँ, ये याद रखना है कि मेगास्थनीज उसके दरबार में आया था। अब कब, अगर ईस्वी सन ऐसा दिया हुआ 315 एक ही ऑप्शन है तो ये आंसर हो जाएगा, नहीं तो 305 ऑप्शन है तो वो हो जाएगा। दोनों कभी नहीं रहना चाहिए, रहेगा तो फिर वो गड़बड़ वाली स्थिति है। तो याद रखेंगे। तो सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच में संधि हुई। उस संधि के तहत क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किससे हो गया, तो चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हो गया कार्नेलिया से। कार्नेलिया या हेलेना से हो गया। कार्नेलिया या हेलेना सेल्यूकस की पुत्री थी, उससे विवाह हुआ। और इसके बाद याद रखेंगे 4 क्षेत्र मिला चंद्रगुप्त को, एरिया, अराकोसिया, पेरिपनोसिया, जेड्रोसिया। एरिया आज का हेरात है, एरिया हेरात। अराकोसिया आज का कंधार है, अराकोसिया कंधार। पेरिपनोसदई आज का काबुल है, और जेड्रोसिया आज का बलूचिस्तान है। अच्छा, एक चीज और आप लोगों के लिए जो ये छुट्टी का वर्क है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि बिहार स्पेशल जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इसका PDF भी मैं अपलोड कर दूंगा, और उसको जो है सो आप एक पॉइंट आपके कॉपी में रहना चाहिए। जब छठ के बाद मैं कॉपी चेक करूंगा, सबके पास रहना चाहिए, नहीं रहेगा भगा दूंगा, ठीक है। हाँ, PDF आज शाम में डाल दूंगा, अभी डाल दूंगा। तो PDF आप लोग अपलोड कर लीजिएगा। लिंक तो दिया रहता है, ये मैं टेलीग्राम का लिंक भी दिया रहता है, या फिर ऐप का भी लिंक दिया हुआ है, तो वहां से नहीं, पहले नहीं, अभी इतिहास वाला, केवल हिस्ट्री वाला। इसीलिए कि पहले वाला है वो कॉमन है, सब रट्टा मारता है कि वो रट्टा मार वाला है ना, वो बार बार देखते रहिएगा तो याद हो जाएगा। इतिहास मैं चाह रहा हूँ कि इतिहास, उसके बाद फिर ज्योग्राफी पे चलेंगे, पॉलिटी पे चलेंगे, इकोनॉमी पे चलेंगे, सब करना है। बिहार से रिलेटेड सारा
पार्ट करना है हम लोगों को। एग्जाम होते होते तक बिहार का सारा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का। और इतना देखिए होता क्या है ना, जरूरी नहीं है ना कि सब याद हो, लेकिन बार बार देखते रहेंगे ना तो वहाँ 4 ऑप्शन में अपने आप हाथ चल जाता है। ज्यादा पढ़ने का यही फायदा होता है। लोग देखिए, लोग क्या होता है ना कि बोलते हैं कि कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन कंफ्यूजन ज्यादा स्टडी कीजिएगा कंफ्यूजन होगा ही, लेकिन इसी कंफ्यूजन में एक सॉल्यूशन भी आपको नजर आएगा। जब क्वेश्चन जो गुजरता है आपके दिमाग से, वो क्वेश्चन में देखिएगा अपने आप दिमाग स्ट्राइक कर देगा। एक बार स्ट्राइक किया तो उसको टिक मार दीजिए, फिर उसको चेंज मत कीजिए। ये चीज याद रखिएगा। तो फिर वही है, सिर्फ सिलेक्शन ही थोड़े लेना है, गजेटेड ऑफिसर बनना है, टॉप करना है। और टॉप करने का टारगेट लीजिएगा तो वही ह्यूमन एरर से बचना है। और ह्यूमन एरर तभी बचेगा जब मोर स्टडी, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कीजिएगा। और स्टडी से भी ज़्यादा मोर रिवीजन है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। चलिए ये 4 क्षेत्र हो गए, तो देख लेते हैं इससे संबंधित एमसीक्यू देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन बिहार अर्थात मगध के किस शासक को मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है? तो which ruler of ancient India, that is मगध, got fame as लिबरेटर के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में, लिबरेटर के रूप में किसको जाना जाता है? महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंबिसार। तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों से भारत को मुक्त कराया था, यूनानियों से भारत को मुक्त कराया था। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सेल्यूकस से प्राप्त कौन सा क्षेत्र वर्तमान में काबुल है? तो विच एरिया एक्वायर्ड बाय चंद्रगुप्ता मौर्य फ्रॉम सेल्यूकस इज द प्रेजेंट काबुल? वर्तमान काबुल है। एरिया आज का हेरात है, एरिया आज का हेरात है। अराकोसिया कंधार है। जेड्रोसिया बलूचिस्तान है। और तब हो गया क्या? पेरिपनोसदेई आज का काबुल है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पेरिपनोसदेई, डी हो जाएगा आंसर। क्लियर? 29 हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। अच्छा, 30 पे जाने से पहले याद रखिएगा, अभी मैंने क्या बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में संधि हुई थी, और इस संधि के बाद कौन आया था? मेगास्थनीज। अब इसी में विद्वानों में मतभेद है। देखिए एक्चुअली क्या है ना, मुद्रा राक्षस बोलता है कि पहले संधि कर लिया, उसके बाद घनानंद को पराजित किया। अगर उसके अकॉर्डिंग चलिएगा तो 315 ईसा पूर्व होगा। लेकिन एपियानस एक यूनानी इतिहासकार है, वो बोलता है कि 305 ईसा पूर्व में दोनों के बीच संधि हुई। तो अब भारत में ज्यादातर लोग इसको मानते हैं 315 ईसा पूर्व में। तो कोई एक रहेगा ऑप्शन में, कभी दोनों नहीं रहना चाहिए। अकॉर्डिंग टू अगर करेंगे ना इंडियन कॉन्टेस्ट, मतलब इंडियन कॉन्टेस्ट में अगर करेंगे, भारतीय संदर्भ में करेंगे, भारतीय ग्रंथों के अनुसार करेंगे तो 315 ईसा पूर्व में। इसी में न था कि सुहासिनी नाराज हो गई थी, जो सुहासिनी इसकी चंद्रगुप्त मौर्य की प्रेमिका थी। और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? कार्नेलिया हेलेना से विवाह कर लिया था घनानंद को पराजित करने के लिए। तो सुहासिनी ने क्या किया था कि उसी से, घनानंद से ही विवाह कर लिया था। तो ये उल्लेख मिलता है मुद्रा राक्षस में। तो मुद्रा राक्षस के अनुसार अगर चलेंगे और ग्रंथों, भारतीय ग्रंथों के अनुसार, तो 315 ईसा पूर्व में मेगास्थनीज किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, सेल्यूकस के राजदूत के रूप में। और यूनानी ग्रंथ के रूप में चलेंगे तो 305 ईसा पूर्व के बाद जब युद्ध हुआ, संधि हुई, तब जब हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको? सेल्यूकस को। मेगास्थनीज की इंडिका में राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन। याद रखेंगे अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य प्रशासन की चर्चा की गई है, लेकिन मेगास्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन की चर्चा की गई है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्रा इज गिवन इन द इंडिका, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्य वाज गिवन इन द बुक ऑफ कौटिल्य की पुस्तक किसमें? अर्थशास्त्र में। मेगास्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के लिए पालीब्रोथा शब्द का प्रयोग किया गया। पालीब्रोथा शब्द का प्रयोग किसने किया? पाटलिपुत्र के लिए पालीब्रोथा शब्द का प्रयोग किसने किया? मेगास्थनीज ने किया। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका। खाली सुनते रहिएगा ना तो नींदों बड़ा अच्छा आता है, क्या पवन जी? ठीक है, तो इसीलिए याद रखिएगा मेगास्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के लिए पालीब्रोथा शब्द का प्रयोग किया गया। इसके प्रशासन के लिए 30 नागरिकों की सभा थी, 5-5 सदस्यों की 6 समितियां थी, और चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद, चंद्रगुप्त मौर्य का जो था ना महल, राजमहल, वही कुम्हरार पार्क है। अब कुम्हरार पार्क में लोग घूमने चले जाते हैं, लेकिन
ये राजप्रसाद के बारे में अध्ययन नहीं करते हैं, तो ये भी एक समस्या है। चलिए, तो चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद का अवशेष पटना के समीप कुम्हरार गांव में मिले हैं, जिसे स्पूनर ने खोजा था। किसने खोजा था? स्पूनर ने। स्पून लेके खोजा होगा, ठीक है। स्पूनर ने खोजा किसको? कुम्हरार पार्क में जाकर स्पून लेके चला गया। चलिए, स्पूनर ने खोजा किसको? राजमहल को। किसके राजमहल को? चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल को। और भारत में प्रथम केंद्रीकृत प्रशासन चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था। अर्थशास्त्र से पता चलता है कि शासन 18 तीर्थों और 27 अध्यक्षों से संचालित होता था। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात बिंदुसार शासक बना। क्लियर? तब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं हम लोग। तो चलिए, क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के लिए पालीब्रोथा शब्द, पालीब्रोथा किस पुस्तक में कहा गया है? तो इन विच बुक पाटलिपुत्र रेफर्ड टू अ पालीब्रोथा। तो पालीब्रोथा कहा गया? अर्थशास्त्र, विष्णु पुराण, इंडिका, अष्टाध्यायी। तो इंडिका में कहा गया है, इंडिका में कहा गया। क्लियर? इंडिका में कहा गया है। इंडिका में पालीब्रोथा पाटलिपुत्र के लिए इंडिका किसने लिखा? मेगास्थनीज ने। लेकिन याद रखेंगे, मेगास्थनीज की जो ओरिजिनल बुक है ना ये इंडिका, वो नहीं मिलती है। हमारे पास जो बुक है मेगास्थनीज की, जो इंडिका है, वो एक संकलन है, वो कंपाइल फॉर्म में है। संकलन किसने किया था? स्वानबेक ने किया था। तो स्वानबेक जो है वो स्वानबेक ये इंडिका का संकलन करता है। कंपाइलर ऑफ इंडिका इज स्वानबेक। मेगास्थनीज की ओरिजिनल बुक नहीं मिलती है, और मेगास्थनीज के बुक को इंडिकेट करके अलग अलग राइटरों ने लिखा। मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार भारत में ऐसा था, मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार भारत में वैसा था। सबको इकट्ठा करके एक बुक बना दिया स्वानबेक ने, और वही है इंडिका। अष्टाध्यायी तो पाणिनि द्वारा लिखा गया व्याकरण ग्रंथ है। विष्णु पुराण में मौर्य काल का जानकारी मिलती है, और अर्थशास्त्र में भी मौर्य काल की मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने किया। चलिए, नेक्स्ट में आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष कुम्हरार में किसने खोजा था? स्पूनर, बोसवर्थ, फिर स्टोनमैन और कार्लाइल। अच्छा, कार्लाइल जो थे ना, इसके बारे में शायद लगता है कि सूक्ष्म पाषाण उपकरण वाला में देखे थे। पाषाण काल कीजिएगा ना, पाषाण काल के खोजकर्ता में रॉबर्ट ब्रूस फुट, कार्लाइल और एक और व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है जो वहां आता है। और यहाँ पर देखिए स्टोनमैन और बोसवर्थ, ये भी रिलेटेड है। देखिए, मेगास्थनीज कब भारत आया था, इस संदर्भ में बोसवर्थ मानता है क्या कि ये आ गया था, पहले ही आ गया था, मतलब कि सेल्यूकस के साथ में युद्ध के पहले आ गया था। मतलब कि हाँ, सेल्यूकस से युद्ध के पहले आ गया था, ये बोसवर्थ मानता है। लेकिन ज्यादातर लोग स्टोनमैन वगैरह इसको नकारता है। खैर, कुम्हरार पार्क की खोज किसने किया था? स्पूनर ने किया था। कुम्हरार में राजप्रसाद, तो पैलेस ऑफ क्या है? हु डिस्कवर्ड द रिमेन्स ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्याज पैलेस इन एट कुम्हरार। कुम्हरार में चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष किसने खोजा था? स्पूनर ने खोजा था। स्पूनर ने खोजा था, बताया था कि स्पून लेके आ गया। ऐसे अपना याद करने का तरीका हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है मौर्य वंश का महानतम शासक। महानतम शासकों में कौन है? अशोक ने 261 ईसापुर में कलिंग युद्ध किया था। कलिंग युद्ध कब किया था? राजा बनने के 8वें वर्ष में राजा बना था 269 में, और 261 बीसी में इसने कलिंग युद्ध किया। और युद्ध विजय के जगह पर धम्म विजय करने लगा। विक्ट्री ऑफ वार के जगह पर, बैटल के जगह पर विक्ट्री ऑफ धम्म। बिहार में बराबर, सासाराम, चंपारण में अशोक के अभिलेख प्राप्त होते। कहां कहां मिलते हैं? बराबर में अभिलेख मिलता है, सासाराम में मिलता है, चंपारण में। बराबर की पहाड़ी गया जहानाबाद के बाउंड्री एरिया में, मतलब कि बॉर्डर एरिया में, दोनों में विस्तृत है। गया में भी, जहानाबाद में, बराबर की पहाड़ियों। वैशाली और पाटलिपुत्र में अशोक के स्तंभ पर अभिलेख नहीं है। अशोक के स्तंभ पर अभिलेख नहीं है वैशाली में, पाटलिपुत्र में। अशोक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में अपने शासन के 12वें वर्ष में सुदामा गुफा आजीवकों को दान में दिया। तो आजीवकों को दान दिया कौन? सुदामा गुफा।
किस में शासन के 12वें वर्ष में अशोक प्रथम भारतीय शासक था जिसने ईरानी हकमनी वंश के शासक से प्रभावित होकर, दारा प्रथम से प्रभावित होकर शिलालेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया। अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा में, किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा में, इसमें ब्राह्मी और खरोष्ठी, आर्यमाइक और यूनानी चारों लिपियों का प्रयोग किया गया। ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, आर्यमाइक लिपि और यूनानी लिपि का प्रयोग किया गया। अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति, थर्ड बौद्ध काउंसिल का आयोजन 250-255 ईसा पूर्व में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के समय में, पहला किसके समय में? अजातशत्रु के समय में, दूसरा कालाशोक के समय में, तीसरा अशोक के समय में। सब रटे हुए हैं इतिहास में, तो इतिहास ज़्यादा पढ़ना नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग बिहार स्पेशल कर रहे हैं, तो इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। बिहार में किस स्थान से अशोक के अभिलेख प्राप्त नहीं हुए हैं? सासाराम, वैशाली, पाटलिपुत्र, चंपारण। चंपारण में हुआ है, सासाराम में हुआ है, वैशाली में नहीं मिलता है, पाटलिपुत्र में नहीं मिलता है। बताए थे ना, पाटलिपुत्र और वैशाली में जो स्तंभ मिला है उस पर क्या है? अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा, इसका आंसर ई हो जाएगा। तो फ्रॉम विच प्लेस इन बिहार द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका हैव नॉट बीन रिसीव्ड? तो सासाराम, वैशाली, पाटलिपुत्र, चंपारण, तो इसमें आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, दो जगह पर। इसमें अभी तुरंत मैंने किया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो। बराबर की पहाड़ी जो 12वें वर्ष में सुदामा गुफा दिया ना, बराबर की पहाड़ी में अभिलेख है, सासाराम में अभिलेख है, चंपारण में अभिलेख है, और वैशाली और पाटलिपुत्र में जो अशोक स्तंभ है उसमें अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है। क्लियर? अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है। इतने पॉइंट को करते हैं। एक और चीज कर ले रहा हूं जो अगले वीडियो में भी रहेगा, अगले क्लास में भी रहेगा, जिसको कि आप लोग थोड़ा सा याद रख दीजिएगा। मौर्य शासन काल में कुछ विद्वान हैं। मौर्य शासन काल में पाटलिपुत्र में अनेक प्रमुख विद्वान थे। उपवर्षा, कौन है? उपवर्षा। जो उपवर्षा हैं वो मीमांसा और वेदांत के टीकाकार हैं। उपवर्षा मीमांसा और वेदांत के टीकाकार। वेदांत जानते हैं ना, वेदों के अंत में उपनिषदों की रचना की गई। उपनिषद को वेदांत कहते हैं, और वेदांत में क्या है कि वैदिक दर्शन दिया हुआ है। वैश्य व्याकरण विद है, पाणिनि के गुरु। अब पाणिनि प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि है। पिंगला छंदो विच्छति पुस्तक के लेखक हैं पिंगला, और व्याधि ज्यामितीय सूत्र संग्रह के रचनाकार हैं व्याधि। तो इसको अगले क्लास में भी मैं करूंगा। अभी फिलहाल याद रखें, उपवर्षा, वैश्य, पाणिनि, पिंगला, व्याधि। मौर्य शासन काल में पाटलिपुत्र में अनेक विद्वान थे। इसे क्वेश्चन भी बना दूंगा तो उसमें और याद हो जाएगा। मीमांसा और वेदांत के टीकाकार कौन थे? मीमांसा और वेदांत के टीकाकार उपवर्षा। पाणिनि के गुरु कौन है? वैश्य पाणिनि के गुरु हैं, व्याकरणविद। अब पाणिनि की पुस्तक का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। पिंगला छंदो विच्छति पुस्तक के लेखक हैं, और व्याधि ज्यामितीय सूत्र संग्रह के रचनाकार हैं। तो इतने पॉइंट्स को दिमाग में रखना है। क्लियर? तो बिहार स्पेशल में इतना हम लोगों